You are listening to Indian Murder Mystery only on Red FM Podcasts. Stream smarter. गोवा भारत का एक ऐसा शहर जिसने जितनी रंगीनियां देखी है उतना ही अपराध की कालीख भी देखी है। देश की आजादी के बाद गोवा ने भी आजादी के रंग देखे, लेकिन ये रंग इतने आजाद हो चले थे कि पहले तो हिप्पियों ने और फिर ड्रग माफिया ने गोवा को अपना गढ़ बना लिया। बमुश्किल इन पर काबू पाया गया, लेकिन एक दफे अगर कहीं अपराध घुस गया तो वहां से उसे निकालना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा हो जाता है। इंडियन मर्डर मिस्ट्री के इस एपिसोड में मैं प्रवीण आपके लिए एक ऐसा ही पेचीदा केस लेकर आया हूं जिसने आज से 12 बरस पहले गोवा आने वाले पर्यटकों के साथ साथ न सिर्फ आम लोगों की रूहें हिला दी थी, बल्कि साथ ही सरकारों तक के हिलने की नौबत आ गई थी। 18 फरवरी 2008 को गोवा के अंजुना बीच पर एक बच्ची स्कारलेट कीलिंग की लाश मिली थी। इस मामले पर तफ्तीश हुई, गिरफ्तारी हुई और केस भी चला, जिसकी हमारी कानून व्यवस्था के हिसाब से सुनवाई हुई और इतनी लंबी सुनवाई हुई कि 18 जुलाई 2019 को इस मामले पर फैसला आया। आखिर क्या था यह मामला? कौन थी स्कारलेट कीलिंग और किसने की थी उसकी हत्या? स्कारलेट कीलिंग 15 साल की एक ब्रिटिश बच्ची 2008 में अपने परिवार के साथ गोवा घूमने आई थी। उसे गोवा और वहां का माहौल कुछ इतना भा गया था कि उसने अपनी मां से कुछ दिन और गोवा में रुकने की परमिशन मांगी। पहले पहल तो स्कारलेट की मां नहीं मानी, लेकिन उसके काफी जिद करने पर स्कारलेट को उसकी मां ने कुछ दिन और गोवा में रुकने की इजाजत दे दी और खुद अपने बाकी के परिवार के साथ कर्नाटका चली गई। लेकिन एक दिन इस खूबसूरत लड़की स्कारलेट की लाश समुद्र के किनारे बीच पर मिली। उसकी लाश पर सुइयों के निशान थे, हाथ पैरों पर जगह जगह काटने के निशान भी थे। लाश को देखने भर से ऐसा लग रहा था कि यह किसी इंसान का काम नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसे खौफनाक काम को अंजाम देने के लिए राक्षसी प्रवृत्ति का होना जरूरी है। गोवा पुलिस ने मामले की छानबीन की और कुछ एक गिरफ्तारियां भी की, लेकिन कुछ ठोस नहीं मिल पाया। उन्होंने इस केस में हत्यारे और हत्या के कारण की जगह पर अज्ञात लिखकर अपने काम को इतिश्री कर ली, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि एक विदेशी लड़की के साथ इस कदर हैवानियत भरा कांड होने के बाद ना तो एम्बेसी चुप बैठेगी और ना ही इंटरनेशनल मीडिया। पुलिस और सरकार संभल पाती और आगे कार्यवाही कर पाती कि उससे पहले ही स्कारलेट की मां फियोना ने एम्बेसी से गुहार लगा दी और फिर तो ब्रिटिश मीडिया इस मामले पर पिल पड़ा और पूरी दुनिया में गोवा के नाम पर बट्टा लगना शुरू हो गया। कहीं कहीं तो गोवा पुलिस पर इस मामले को सही ढंग से हैंडल ना करने और किसी व्यक्ति विशेष को बचाने के लिए जानबूझकर मामला लटकाने का इल्जाम भी लगा। जब बवाल बढ़ने लगे तो न सिर्फ गोवा सरकार बल्कि केंद्र सरकार भी हरकत में आई और इस मामले की जांच दोबारा से शुरू की गई। मीडिया और सरकारों के दबाव में पुलिस की जांच को बढ़ाया गया और उस बीच के आसपास रहने वाले दुकानों वाले और रेस्टोरेंट चलाने वाले और उनमें काम करने वाले लोगों से गहन पूछताछ की गई। इस बार कुछ डरते सहमते गवाह भी सामने आए। इन गवाहों ने पुलिस को बताया कि कैसे कुछ लोग स्कारलेट को कुछ खिलाते पिलाते देखे गए थे। स्कारलेट उनके साथ काफी कंफर्टेबल नजर आ रही थी
और फिर इन्हीं में से कुछ गवाहों ने बताया कि उन्होंने कुछ लोगों को पार्क में स्कारलेट के ऊपर लेटे हुए और अश्लील हरकतें करते हुए देखा था। लेकिन उनके अनुसार तब स्कारलेट नशे में रही होगी, क्योंकि उसने कुछ खास विरोध नहीं किया। अब पुलिस ने अपना ध्यान केंद्रित किया गवाहों द्वारा बताए गए हुलिये वाले लोगों पर, और खास तौर पर स्कारलेट की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर, जिस पर उन्होंने पहले इतनी तवज्जो शायद नहीं दी थी, क्योंकि गोवा आने वाले अमूमन हर पर्यटक, फिर वो चाहे देसी हो या विदेशी, नशा तो उनके खून में मिल ही जाता है। लेकिन इस बार नए सिरे से पोस्टमार्टम रिपोर्ट की जांच करने पर पुलिस ने पाया कि स्कारलेट के शरीर में एलएसडी, कोकेन और एक्सटेसी जैसे भारी भरकम नशीले पदार्थ पाए गए थे। इन सब के अलावा उसके शरीर पर जो काटने के निशान लगाए गए थे, वो शायद नशे में उसने खुद ने लगाए होंगे, या फिर उन लोगों द्वारा दुष्कर्म की कोशिश के दौरान लगे होंगे। लेकिन यहां मामला और उलझा हुआ था, क्योंकि उसके शरीर पर 50 से ज्यादा कटने के निशान मिले थे, और ये काटने के निशान हत्यारों की हैवानियत की तरफ चीख चीख कर इशारा कर रहे थे। सभी चीजों को जोड़कर पुलिस ने अपनी थ्योरी बनाई, और इसी थ्योरी के आधार पर 2 लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया, जिनके नाम थे सैमसन डिसूजा और प्लेसिडो क्वाल्हाउ। ये दोनों पास के रेस्टोरेंट में काम करते थे, और दोनों की अभियुक्तों की शिनाख्त परेड करवाई गई, और गवाहों ने इन्हें पहचान भी लिया था। लेकिन दोनों ने ही अपना गुनाह नहीं कबूला, और फिर से यह केस एक जगह पर आकर रुक गया। अब भी पर्याप्त सबूतों का अभाव था, और शायद इसी के चलते कोर्ट ने दोनों को राहत दे दी थी। लेकिन कोर्ट किसी नतीजे पर पहुंचता उससे पहले ही इस केस को चाइल्ड कोर्ट को सौंप दिया गया, क्योंकि मरने वाली लड़की सिर्फ 15 साल की थी। लेकिन अब भी पुलिस कुछ पुख्ता सबूत पेश नहीं कर पाई, तो यह केस चाइल्ड कोर्ट में भी काफी लंबा चला, और कोर्ट ने पुलिस को हिदायत दी कि उन्हें अपने जांच का दायरा बढ़ाते हुए तुरंत ही ठोस सबूत पेश करने होंगे। पुलिस ने एक बार फिर से इस कांड की बिखरी हुई पहेली के सारे हिस्सों को जोड़कर देखा, तो उन्हें मिली स्कारलेट की एक डायरी, और इस डायरी में उन सभी दिनों की बातें थी जितने दिन वो अपनी मां से अलग अपने दोस्तों के साथ गोवा में अकेली रही थी। और इसी डायरी में थे उन काले दिनों के राज, जिससे इस केस की गुत्थी सुलझ सकती थी। आखिर ऐसे क्या थे वो राज जो इस उलझे हुए केस को सुलझा सकते थे और पर्दा उठा सकते थे स्कारलेट के साथ हुई हैवानियत से? ये सब कुछ लेकर आऊंगा मैं प्रवीण इंडियन मर्डर मिस्ट्री के अगले एपिसोड में। You are listening to Indian Murder Mystery, written by Divakar Acharya, audio designed by Ayush Mehra. Send your feedback and suggestions right to us at podcast@redfm.in.